हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज पाटीदार और हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, जिसमें हम सोल्व कर रहे थे पीईबी सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें आप देख रहे थे 2018 का टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग का पेपर। इसमें अभी तक हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे और आगे से क्वेश्चन हम आज देखते हैं। और इसके पहले हम आपको बता दें, यदि आप पीईबी सब इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए। परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसमें नेविगेट इंस्टीट्यूट के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं ऑफिस नंबर 227 वेदा कॉम्प्लेक्स, भंवर कुआ स्क्वायर, इंदौर। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7869349004 पर संपर्क कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन है आपका 50 नंबर 1। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में आपसे कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कंप्यूट एरिया ऑफ इर्रेगुलर शेप मार्क्ड ऑन अ पेपर इज नोन एज। जैसा कि क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है कि उसने पूछा है कि शीट पर जो आपका इर्रेगुलर एरिया है उसको किस प्रकार से आप मेजर करेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। तो उसको मेजर करता हूं मैं डायरेक्टली, ऑप्शन है इसका प्लानीमीटर। आंसर क्या होगा आपका? प्लानीमीटर। प्लानीमीटर के थ्रू में शीट पर एरिया मेजर कर सकता हूं किसी भी इर्रेगुलर सेक्शंस का। तो आंसर होगा आपका प्लानीमीटर। यह है आपका सर्वेइंग के क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 52 नंबर क्वेश्चन। द स्ट्रक्चरल मेंबर कैरिंग अ कंप्रेसिव लोड इन अ ट्रस इज कॉल्ड एज। आपका जो ट्रस रहता है, जैसे सिंपली आप देखिए, ये आपका एज अ डिटर्मिनेट ट्रस है। इस ट्रस पर अगर कोई लोड आ रहा है तो इस लोड में पूछा, इस स्ट्रक्चर में पूछा है उसने आपसे, यदि यहां पर कोई कंप्रेसिव लोड रजिस्ट कर रहा है तो उस सेक्शंस को आप क्या बोलोगे। जैसे जनरली देखते हैं ये सेक्शन आपका कंप्रेशन में रहेगा और ये आपका टेंशन में रहेगा। तो ये जो आपका कंप्रेशन में स्ट्रक्चर लगा हुआ है उस मेंबर को आप क्या पढ़ते हैं? इस मेंबर को पढ़ता हूं मैं एज अ स्ट्रट। क्या पढ़ता हूं मैं? स्ट्रट। और टेंशन में लगे मेंबर को मैं पढ़ता हूं टाई। तो यहां पर पूछा है मुझसे कि द स्ट्रक्चरल मेंबर कैरिंग अ कंप्रेसिव लोड इन अ ट्रस इज कॉल्ड एज स्ट्रट। और जो टेंशन लोड कैरी करता है उसको बोलता हूं मैं एज अ टाई। टेंशन लोड कैरिंग मेंबर को मैं बोलता हूं टाई। टेंशन लोड कैरिंग मेंबर। ओके, तो ये दोनों टर्म्स आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। द रिंग एंड बॉल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डैश ऑफ बिटुमिन। मतलब बिटुमिन की किस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए मैं रिंग एंड बॉल टेस्ट यूज करता हूं। तो मैं रिंग एंड बॉल टेस्ट यूज करता हूं सॉफ्टेनिंग पॉइंट। सॉफ्टेनिंग पॉइंट मींस वो कितने समय में पिघल जाएगा या घुल जाएगा आपका बिटुमिन। तो उसके लिए करता हूं मैं एज अ रिंग एंड बॉल टेस्ट। सॉफ्टेनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन के लिए मैं टेस्ट करता हूं रिंग एंड बॉल टेस्ट। ओके, उसी प्रकार है आपका द एरिया ऑफ बेस प्लेट। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है आपके लिए? एरिया ऑफ बेस प्लेट रिक्वायर्ड फॉर अ स्लैब बेस टू कैरी अ फैक्टर्ड लोड ऑफ 1200 किलोन्यूटन एंड कंसिडरिंग M20 कंक्रीट इज। तो आपको उसने पूछा है एरिया ऑफ बेस प्लेट
फॉर स्लैब बेस, किसके लिए? स्लैब बेस के लिए, जिसमें उसने आपको दिया है फैक्टर्ड लोड। तो फार्मूला होता है आपका फैक्टर्ड लोड अपॉन फैक्टर्ड लोड अपॉन बियरिंग स्ट्रेस। यहां से मिलता है आपको एरिया ऑफ बेस प्लेट फॉर स्लैब बेस। तो फैक्टर्ड लोड आपको दिया है 1200 किलो न्यूटन। बियरिंग स्ट्रेस कहां से निकालेंगे? तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि कंक्रीट की बियरिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो वो होती है आपकी बियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू 0.45 FCK। तो मीन्स इसी को आप बेंडिंग स्ट्रेस भी पढ़ सकते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस होते हैं आपके कितना? 0.45 FCK। तो यहां से मैं निकाल लेता हूं एरिया ऑफ बेस प्लेट A इज इक्वल टू फैक्टर्ड लोड है मेरे पास 1200 किलो न्यूटन। तो 1200 इंटू 10 टू द पावर 3 इन न्यूटन और 0.45 FCK है मेरे पास 20। तो मीन्स 20। तो इसको क्रॉस किया तो यहां पर आपका बनेगा कुछ ये टर्म्स। इसको मैं क्रॉस करता हूं 3 एंड देन 3 4 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 14 40 एंड देन 21 ज़ा 20 एंड 24 ज़ा 24 ज़ा 80। ओके, 24 ज़ा 80। तो दिस टर्म इज दैट एरिया इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1000 इंटू 100। तो दिस टर्म इज 13.33 इंटू 10 टू द पावर 4 mm²। कितना एरिया बनता है आपका? 13.33 10 टू द पावर 4 mm²। जैसा कि आपका ऑप्शन में दिख रहा है। तो यह आपका आंसर है नंबर 1। इस प्रकार से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो व्यापम में अब यह नहीं समझना है सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी तक आप देख चुके हो 5 से 10 क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कर चुके हो पिछले 2 वीडियो में, और आज एक आपने अभी तक सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। द कांस्टेंट हेड परमीमीटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द परमिएबिलिटी ऑफ। क्या पूछा है उसने? कांस्टेंट हेड परमीमीटर। कांस्टेंट हेड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका वेरिएबल हेड, या इसी को मैं फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट भी पढ़ता हूं। इन दोनों को मैं पढ़ता हूं परमिएबिलिटी चेक करने के लिए। किसके लिए? परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, टू फाइंड परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल वी टेस्ट कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट एंड फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। ये अलग अलग टाइप की सॉइल के लिए होते हैं। ये होता है सॉइल के लिए कौन सी टाइप की? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता है आपका कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, एंड वेरिएबल हेड फॉलिंग हेड टेस्ट आपका होता है फाइन ग्रेन सॉइल। तो यहां पर पूछा गया है आपका कांस्टेंट हेड किसके लिए होगा? कोर्स ग्रेन सॉइल। और कोर्स ग्रेन सॉइल को ही मैं बोलता हूं एज अ ग्रेवल आर सैंड। तो मीन्स ग्रेवल आर सैंड की परमिएबिलिटी चेक करना है तो मैं इस कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी से चेक कर सकता हूं। एक आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड परमिएबिलिटी की। gravel and sand by constant head permeability test and falling head permeability test से मैं fine grain soil और clay और silt का permeability निकाल सकता हूं। इसी को मैं cohesive soil
और इसी को मैं कोहेजन लेस सॉइल भी पढ़ता हूं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट किसके लिए होता है, तो आप ये भी बता सकते हैं कोहेजन लेस सॉइल, ग्रेवल और सैंड सॉइल या कोर्स ग्रेन सॉइल। आर फ्रिक्शनल सॉइल, इसी को मैं क्या पढ़ता हूं, फ्रिक्शनल सॉइल, मतलब जिसमें फ्रिक्शन हो, और ये होता थी आपकी नॉन फ्रिक्शन सॉइल। तो इस प्रकार से चारों ऑप्शन आपके बन सकते हैं किसी एक ही क्वेश्चन के लिए। तो 55 क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हुआ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए मैं करता हूं कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 56, द आईएस कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इज। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा आपका कोड प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर के लिए है? तो कोड नंबर IS 10262 यह है आपका डिजाइन ऑफ मिक्स कंक्रीट या मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट के लिए मैं यूज करता हूं 10262 IS 1343 फॉर प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर। मीन्स इन कोड में इस स्ट्रक्चर को, जैसे प्री स्ट्रेस के लिए 1343 है, तो प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए इसमें रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, किसमें? IS 1343 में। उसी प्रकार मिक्स डिजाइन ऑफ कंक्रीट के लिए जो रिकमेंडेशंस फॉलो करना रहते हैं वो आपको 10262 में मिलेंगे। उसी प्रकार IS 2210 है फॉर सेल स्ट्रक्चर। जो ट्यूब वाले स्ट्रक्चर या सेल स्ट्रक्चर रहते हैं, वेसल स्ट्रक्चर बोलते हैं, उनको डिज़ाइन करने के लिए आपके पास है IS 2210, एंड ये तो आप सभी को पता होना चाहिए IS 456 फॉर RCC या रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन करने के लिए, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए आपके पास है IS 456। तो यहाँ पर पूछा है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के लिए, स्ट्रक्चर के लिए कौन सा आपका कोड फॉलो होगा? IS 1343। ओके, देन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 57। क्वेश्चन नंबर 57 आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए तो हमारी गारंटी है आपका पेपर इस बार 100% निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 57, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एन स्किल्ड लेबर in the form of quantity per day is known as। capacity of doing work by an skilled labor in the form of quantity per day is known as means एक skilled labor या skilled person के द्वारा एक दिन में जितना काम किया जाता है उस काम को मैं क्या पढ़ता हूं? तो उस काम को मैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग लैंग्वेज में आउटटर्न पढ़ता हूं या आउटटर्न वर्क पढ़ता हूं। इसी को मैं क्या पढ़ता हूं? आउटटर्न वर्क। तो ऑप्शन होगा आपके पास आउटटर्न वर्क। देन क्वेश्चन नंबर 58, द बेसिक फॉर्म ऑफ अ ट्रस इज अ। बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रस या आपका वेल कंडीशन ट्रस कौन सा होता है? जो ट्रेंगुलर फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो आपके पास? एज अ ट्रेंगुलर फॉर्म में। तो वो आपका एज अ एक आइडियल और बेसिक फॉर्म होता है ट्रस का। तो कौन सा? ट्रेंगुलर शेप, तो होगा आपका ट्रेंगल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द स्लोप ऑफ द रोड पेवमेंट इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज कॉल्ड एज। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मीन्स जिस डायरेक्शन में आपका ट्रैफिक मूव कर रहा है, ये ट्रैफिक है आपका, तो कुछ इस प्रकार से स्लोप है आपका, ये ढलान है या चढ़ाई है, ऐसा भी हो सकता है। इसको पढ़ते हो आप डाउनवर्ड ग्रेडियंट और इसको अपवर्ड ग्रेडियंट पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? अपवर्ड ग्रेडियंट। अपवर्ड ग्रेडियंट मीन्स
हिंदी में इसको पढ़ते हैं चढ़ाई और इसको पढ़ते हैं ढलान या डाउनवर्ड ग्रेडियंट। तो मीन्स इस स्लोप को क्या पढ़ता हूं मैं एज अ ग्रेडियंट। जो लॉन्गिट्यूडनल पे, लॉन्गिट्यूडनल मतलब जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर स्लोप हो तो उसको पढ़ता हूं मैं एज अ ग्रेडियंट। तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्लोप होता है उसको पढ़ता हूं मैं एज अ ग्रेडियंट। देन क्वेश्चन नंबर 60, द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक caused by the rainwater falling on a hot brick is called। अभी भट्टी में से आपने ब्रिक निकाला है या भट्टी में आपकी गर्म हो रही थी ब्रिक और तभी बारिश हो गई। ब्रिक आपका अभी पक रहा था भट्टी में कीन या क्लैंप में और बारिश हो गई, तो उस गर्म ब्रिक पर मीन्स हॉट ब्रिक पर बारिश की बूंदें गिर जाने से कौन सा डिफेक्ट आता है? तो कौन सा डिफेक्ट आता है? वो चटक जाती हैं। चटकना मतलब इसमें क्रैक आ जाते हैं। इसे क्या आ जाते हैं? क्रैक। और इन्हीं क्रैक्स को मैं पढ़ता हूं एज अ चफ्स। इसको मैं क्या पढ़ता हूं? इन क्रैक्स को चफ्स, या हिंदी में इसी को पढ़ते हैं चटकना। तो कौन सा होगा? हॉट ब्रिक पर अगर बारिश की बूंदें या बारिश गिर जाए तो कौन सा हो जाता है? चफ्स, या फिर उसमें चफ डिफेक्ट आ जाता है। देन है आपका जैसे इसमें एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस होता है आपका अल्केलिज प्रेजेंट होने के कारण। जिस क्ले से आपने ब्रिक बनाई है उसमें अगर अल्केलिज हैं, जिस क्ले से आपने ब्रिक को कंस्ट्रक्ट किया है, इस ब्रिक में अगर आपका अल्केलिज अमाउंट था, अल्केलिज इम्प्यूरिटी थी, तो ये ब्रिक जो बनेगा इसमें एफ्लोरेसेंस हो सकता है। एफ्लोरेसेंस मीन्स इसको अगर आपने पानी में रखा या पानी में गीला किया, थोड़े समय बाद पानी में गीला करने के बाद, सूखने के बाद इस पर सफ़ेद सफ़ेद या वाइट लेयर बन जाती हैं, वाइट पोर्ट्स बन जाते हैं। इन्हीं को आप बोलते हैं एफ्लोरेसेंस, या इसी को सफ़ेद चकते पड़ जाते हैं, सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। आपने कैविटी देखा होगा, तो उसी को पढ़ते हैं ऑफ एफ्लोरेसेंस। ब्लस्टर होता है आपका क्ले में लाइम का कंटेंट ज़्यादा हो जाए। अगर जो क्ले आपने ब्रिक के लिए यूज़ किया है, अगर उसमें लाइम कंटेंट, किसका कंटेंट? लाइम। लाइम का कंटेंट अगर आपका, चूने का कंटेंट अगर आपका ज़्यादा हो जाए तो वो आपकी ब्रिक जो है वो पानी में डालने पर फूल जाएगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी? ब्लोंग कर जाएगी, फूल जाएगी। तो किसके कारण हुआ? मोर कंटेंट ऑफ लाइम। तो इसके कारण जो बीमारी होगी या डिफेक्ट आएगा वो कहलाएगा आपका ब्लस्टर, एक्स्ट्रा लाइम या मोर लाइम होने के कारण। और शियर क्रैक्स होते हैं, अगर आपने एक्सटर्नल लोड अप्लाई किया, उसको जर्क किया, तो ब्रिक में कुछ इस प्रकार से क्रैक आना, ये कहलाते हैं शियर क्रैक। मतलब वो इसी प्रकार से टूट जाएगी, आपने अगर उसको ज़्यादा ऊंचाई से गिरा दिया तो ये कहलाते हैं आपके शियर क्रैक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ अ ट्रेड इज टर्म्ड एज। जो आपका स्टेयर में ट्रेड रहता है, ये है आपका स्टेयर केस। इसको पढ़ता हूं मैं एज अ राइज। वर्टिकल हाइट को, जो स्टेयर है, स्टेप की जो आपकी एक हाइट होती है, उसको मैं पढ़ता हूं राइज। और जहां पर आपका फुट रहता है, पाँव रहता है, उसको मैं पढ़ता हूं एज ट्रेड। तो उसमें बोला है उसने कि द आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ ट्रेड मीन्स इसकी जो ये आउटर एज, अगर कहीं कहीं पर आपने हल्का सा इसना बाहर निकला हुआ अगर ये देखा हो पोर्शन, तो इस एज को क्या पढ़ते हो? तो इसको पढ़ता हूं मैं नोजिंग। क्या पढ़ता हूं मैं? नोजिंग। तो इसको पढ़ता हूं मैं नोजिंग। तो आंसर होगा आपका नोजिंग। एंड देन क्वेश्चन नंबर 62 है आपके पास, द रेशियो ऑफ डेली बीओडी लोड अप्लाइड टू द एरेटर सिस्टम इन ग्राम टू टोटल माइक्रोबियल मास इन द सिस्टम इज इन ग्राम इज टर्म्ड एज। क्या बोला है उसने? क्या आपका बीओडी है? बीओडी मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बीओडी क्या बताता है आपको? कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो आपके
वेस्ट वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो उसमें आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मींस क्या बताएगा बीओडी? बीओडी आपको ये बताएगा कि उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए आपको और कितना ऑक्सीजन देना होगा बाहर से, उसको बोलते हो बायोकेमिकली ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो बीओडी लोड अप्लाइड टू द एरेटर सिस्टम इन ग्राम टू टोटल माइक्रोबियल मास मींस वो पूछ रहा है आपसे कि आपने एरेटर में उन माइक्रोबियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मींस बैक्टीरिया के लिए फूड दिया है। क्या बोला है उसने? अप्लाइड टू एरेटर सिस्टम बीओडी लोड मींस आपने उसमें फूड मींस डिकम्पोज होने वाला बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आपने उसमें एरेटर में दिया है। और जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको मैं क्या पढ़ता हूं? तो यही तो पढ़ता हूं मैं, फूड अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसी को मैं पढ़ लेता हूं FM रेशियो, F/M रेशियो। फूड बाय मास रेशियो भी पढ़ता हूं इसको मैं, फूड बाय मास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फूड टू मास रेशियो पढ़ते हैं इसको, या फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो। तो आंसर होगा आपका फूड टू या F/M रेशियो। And then question number 63, the aeration of water is done for the removal of। वाटर में एरेशन टैंक क्यों यूज करता हूं मैं, ये पूछा है उसने। क्या पूछा है? द एरेशन ऑफ वाटर इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ। किसको रिमूव करने के लिए मैं एरेशन का यूज करता हूं? नाम से पता चल रहा है एरेशन मतलब आपने एयर दिया है, कुछ नहीं किया। एरेशन मतलब क्या होता है? पानी को कुछ समय के लिए खुला छोड़ना। इस वेस्ट डिस्पोजल को या डिस्पोज्ड वाटर को आपने कुछ समय के लिए ओपन एयर में छोड़ दिया है, कुछ समय के लिए। तो ओपन एयर में छोड़ा है तो इसमें क्या आ जाएंगी? ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए या डिसॉल्व गैसेस को पूर्ति के लिए, यहां पर डिसॉल्व गैसेस के लिए एरेशन का यूज करता हूं मैं। ओके तो एरेशन का यूज मैं किसको? डिसॉल्व गैसेस को रिमूव करने के लिए। मींस जैसे ही इसके अंदर गैसेस होंगी जो हार्मफुल गैसेस होगी वो आपकी एयर में बाहर हो जाएगा, तो उसको पढ़ता हूं मैं, उसके लिए करता हूं डिसॉल्व गैसेस को रिमूव करने के लिए। और सेकंड है आपका इसका यूज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए मैं इसका यूज करता हूं। किसका? एरेशन टैंक का। तो दो इसके अजम्पशंस हैं, एक ऑक्सीजन को डिसॉल्व करने के लिए मतलब इसमें घोलने के लिए, और दूसरा जो डिसॉल्व गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं, उनको एयर में छोड़ने के लिए। Then है क्वेश्चन नंबर 64, द टोटल डेप्थ ऑफ RCC स्लैब इज गवर्न्ड बाय। टोटल डेप्थ ऑफ RCC स्लैब इज गवर्न्ड बाय मींस टोटल डेप्थ जो होती है स्लैब की वो किसके लिए मैं यूज करता हूं या किसके लिए डिजाइन करता हूं? ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब तो किसके लिए करता हूं? सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया में डिफ्लेक्शन को रिमूव करने के लिए। तो रिक्वायरमेंट, द सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्प्लेक्शन, किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन। So the total depth of RCC slab is governed by the serviceability requirement of the deflection. And then question number 65, the per capita water demand per day for a small town of 1 लाख। टाउन की कैपेसिटी कितना दिया है आपको? टाउन पॉपुलेशन कितना है आपके पास? 1 लाख। एंड देन इज 125 लीटर। और इस टाउन के लिए पर कैपिटा डिमांड कितना दिया है? पर कैपिटा डिमांड आपको दिया है 125 लीटर, 125 लीटर, and the alum dose required is 30 ग्राम पर लीटर।
और इस गांव से जो डिस्पोज्ड वाटर निकला है उसको रिमूव करने के लिए मुझे, या फिर वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए एलएम डोज कितना लगता है मुझे? 30 मिलीग्राम पर लीटर। कितना लगता है? 1 लीटर में 30 मिलीग्राम एलएम की रिक्वायरमेंट, एलएम मीन्स फिटकरी के रिक्वायरमेंट लगती है। तो उसने बोला है कि टोटल कितनी रिक्वायरमेंट होगी एलएम की इस पूरे पॉपुलेशंस के लिए। तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी? तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना होगा? 1 लाख एक व्यक्ति के लिए कितना लग रहा है? पर कैपिटा। पर कैपिटा मीन्स पर पर्सन। तो एक पर्सन को आपको 125 लीटर पानी देना है, तो 1 लाख पीपल को कितना देना होगा? 1 लाख इंटू 125 लीटर। एंड इसी पॉपुलेशंस में 30 मिलीग्राम पर लीटर लग रहा है आपको। कितना लग रहा है? 30 मिलीग्राम पर लीटर अगर आपको एलएम डोज लग रहा है। कितना लग रहा है आपको? 30 मिलीग्राम पर लीटर। तो आपको एलएम का डोज कितना हो जाएगा इस पूरी क्वांटिटी के लिए? तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एलएम मीन्स ये होल अमाउंट एंड दिस टर्म। तो मीन्स 1 लाख इंटू 125 लीटर इतना पानी है, और इस पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए मुझे कितना? 30 मिलीग्राम पर लीटर देना है। कितना देना है? 30 मिलीग्राम पर लीटर। अब यहां पर आपकी ये क्वांटिटी किस में है? लीटर में है। तो इसको मैं पर लीटर से पर लीटर क्रॉस हो जाएगा। इसको मिलीग्राम को अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि आप देख रहे होंगे सारे ऑप्शन जो आपके पास हैं वो किलोग्राम में हैं, तो मुझे पता होना चाहिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम। मीन्स 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम। तो देन टोटल क्वांटिटी ऑफ एलएम is equal to 100 into 125 into 30 into 10 to the power -6। तो -6 आप देखिए, ये 6 5 and 6 then cross, then your amount is 375 kilogram total quantity of LM is required for remove of disinfection। डिसइंफेक्शन करने के लिए मुझे कितना? 375 किलोग्राम फिटकरी की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। एंड द फिनोमिना ऑफ रेकिंग आउट ऑफ जॉइंट्स टू फिल विद मोर्टार टू प्रोटेक्ट द जॉइंट्स फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज। तो इसका डायरेक्ट आंसर है आपके पास पॉइंटिंग। उसको क्या पढ़ता हूं मैं? पॉइंटिंग। एडवर्स इफेक्ट को दूर करने के लिए मैंने रेकिंग आउट किया होगा जॉइंट्स को, रेकिंग आउट ऑफ जॉइंट्स टू फिल अप विद मोर्टार। तो विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव को जोड़ से बचाने के लिए कौन सा जॉइंट प्रोवाइड किया मैंने? पॉइंटिंग। एंड देन क्वेश्चन नंबर 67। The arrangement made to prevent entry of water at the site of pier construction is known as। अगर मैं पियर कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ब्रिज और डैम ब्रिज बनाने के लिए, मैं अगर ब्रिज के जो पियर रहते हैं या कॉलम रहते हैं उनको मैं क्या पढ़ता हूं? एज अ पियर। तो ब्रिज अगर मैं जैसे रिवर में जो फ्लो हो रही हैं उस रिवर में अगर मैं पियर बना रहा हूं कंटिन्यूसली, तो पानी को फिर रोकना होगा। तो इस पानी को डाइवर्ट करने के लिए आपने, अगर आपको यहाँ पर पियर कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पर आपको ब्रिज बनाना है, पियर कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये पानी आपको यहाँ पर फ्लो होने से ब्रेक करना होगा या रोकना होगा। तो आपने रोकने के लिए
अब आप यहाँ पर अगर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर आप रोक नहीं सकते हैं, तो इसलिए मीन्स इसको डाइवर्ट करना होगा। तो डाइवर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एज अ डैम बनाया होगा, एक टेम्पररी डैम, जिससे मैं इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से कर दिया जाए। इस रिवर की डायरेक्शन आपने कुछ इस प्रकार से कर दिया है। तो इस डैम को मैं पढ़ता हूँ, इस डैम को या इस स्ट्रक्चर को मैं पढ़ता हूँ एज अ कॉफर डैम। और जनरली ये अर्दन डैम होता है। अर्दन डैम मीन्स मिट्टी का बना हुआ डैम रहता है, और इसको पढ़ता हूं मैं एज अ कॉफर डैम। तो क्या पूछा है आपसे? द अरेंजमेंट मेड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वाटर एट द साइट ऑफ पियर कंस्ट्रक्शन। मतलब जहां पर पियर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर पानी के फ्लो को रोकने के लिए मैं कौन सा प्रिवेंशन प्रोवाइड करता हूं? तो मैं प्रोवाइड करता हूं एज अ कॉफर डैम। 68 होल्ड फास्ट आयरन स्ट्रेप्स bent in the form of which of the following English capital letter at their ends। होल्ड फास्ट यूज करता हूं मैं डोर की फ्रेम को फिट करने के लिए। कहां पर? वॉल में। होल्ड फास्ट क्या करता हूं मैं? होल्ड फास्ट, ये डोर का फ्रेम है, इसको मैंने वॉल में फिट किया है, तो यहां पर मैंने कुछ अरेंजमेंट लगाया होगा। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से। तो वो आपका किस प्रकार के लेटर में रहता है? ये आपका इस प्रकार से एन जैसा दिख रहा है, बट ये आपका जेड फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में? जैसे आपको ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर जेड। जेड टर्म्स में ये यहाँ पर होल रहते हैं, इन होल्स को आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो ये आपका होता है होल्ड फास्ट इन द फॉर्म ऑफ जेड। किस टर्म्स में रहता है? इंग्लिश के कैपिटल लेटर में जेड जैसा आपको दिखता है। देन क्वेश्चन नंबर 69, इन मोहर्स स्ट्रेस सर्कल द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज। मोहर सर्कल में आपका मोहर सर्कल जो होता है उसमें आपके ये सेंटर पॉइंट किस कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट होते हैं? तो किस कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट होते हैं? ये मेरा होता है मैक्सिमम या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और ये होते हैं मेरे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 3। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 3 एंड सिग्मा 1 इज मेजर। तो ये सेंटर या इसी को आप निर्देशांक बोलोगे, तो ये कितना होगा? ये होता है आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2। तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2। देन क्वेश्चन नंबर 70, अ टफ एंड मोल्डेबल thermoplastic used in the manufacture of plumbing pipes and furniture। प्लम्बिंग पाइप और फर्नीचर बनाने के लिए मैं किस मटेरियल का यूज़ करता हूँ? थर्मोप्लास्ट का यूज़ करता हूँ। तो ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। मैं यूज़ करता हूँ पीवीसी पाइप। बोलते हैं आप पीवीसी पाइप, और इसी पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज़ करता हूँ मैं पीवीसी पाइप बनाने के लिए, या प्लम्बिंग पाइप बनाने के लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ? पीवीसी पाइप्स का। देन क्वेश्चन नंबर 71, इन अ ट्राइएक्सियल टेस्ट carried out on cohesionless soil and sample with a cell pressure of 20 kilopascal, the observed value of applied stress at the point of failure was 40 kilopascal, then the angle of internal friction of the soil। तो आपसे पूछा है उसने फाई का वैल्यू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस फाई की वैल्यू आपसे पूछा है कि ये फाई एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। किसमें आपने टेस्ट किया है? ट्राइएक्सियल टेस्ट। ट्राइएक्सियल टेस्ट, इस टेस्ट में आपने किया है कौन सी टेस्ट? सॉइल कोहेजनलेस सॉइल। अब आपको पता होना चाहिए कोहेजनलेस सॉइल क्या है। यदि आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता चुका हूं कोहेजनलेस सॉइल मीन्स आपका ग्रेवल और सैंड, मीन्स ग्रेवल और सैंडी टाइप की सॉइल पर आपने ट्राइएक्सियल टेस्ट किया है, जिसमें आपको निकालना है फाई की वैल्यू, जिसमें आपने सेल प्रेशर अप्लाई किया था। एक टेम्पररी स्ट्रक्चर, ये पोरस स्टोन रहते हैं आपके यहाँ पर,
पोरस स्टोन। तो पोरस स्टोन में यहाँ पर आपका सॉइल सैंपल रहता है और यहाँ पर आप सेल प्रेशर चारों तरफ से अप्लाई होता है सिग्मा सी। कितना होता है? सिग्मा सी। तो सिग्मा सी चारों तरफ से सेल प्रेशर आ रहा है आपका इसके पूरे बीकर या केसिंग पर, सेल प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो सेल प्रेशर सिग्मा सी आपको दिया है उसने, सेल प्रेशर सिग्मा सी एंड इज कॉल्ड एज अ सिग्मा 3 या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और सिग्मा सी की वैल्यू है आपके पास 20 किलो पास्कल। कितना दिया है आपको? 20 किलो पास्कल। एंड उसी प्रकार आपको दिया है उसने अप्लाइड स्ट्रेस एट द पॉइंट ऑफ फेल्योर वाज 40 किलो पास्कल। डेविएटेड स्ट्रेस, इसी को मैं पढ़ता हूँ डेविएटेड स्ट्रेस या अप्लाइड स्ट्रेस। अप्लाइड स्ट्रेस या डेविएटेड स्ट्रेस, इसी को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं सिग्मा ए से, और ये दिया है मुझे 40 किलो पास्कल। अब मुझे निकालना है सिग्मा 1 या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, वो होता है आपका सिग्मा सी प्लस सिग्मा ए, मीन्स 60 किलो पास्कल आपका होगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। बस यहाँ पर यही बात ध्यान रखने वाली है। सिग्मा 1 आपका होगा 40 प्लस 20 60। देन अब आपको फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास कोई सा भी फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इज इक्वल टू सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 इंटू 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई माइनस प्लस 2c रूट 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। अब मुझे पता है सोइल मेरा कोहेजन लेस है, मीन्स कोहेजन उसमें क्या है आपका 0। तो ये टर्म्स आपका 0 हुआ। सिग्मा 1 का वैल्यू है मेरे पास 60, सिग्मा 3 है मेरे पास 20, 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। तो यहाँ से मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। हाँ, जनरली आप ध्यान दीजिए, यदि आपके पास कैलकुलेटर नहीं उपलब्ध रहता है, मतलब कैलकुलेटर व्यापम में आप यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको ऐसी ही वैल्यू दी गई होगी जिसका इजीली आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, तो यहाँ पर ये टर्म्स हो जाएगी आपकी 3 माइनस 3 साइन फाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन फाई। देन 4 times of sin phi is equal to 2. Then sin phi is equal to 1 by 2. Or we know that sin phi is equal to sin 30 डिग्री, क्योंकि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1/2। तो sin से sin कैंसल, देन phi is equal to 30 डिग्री। तो आपका आंसर हुआ फाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो कौन सा आंसर रहेगा आपका 30 डिग्री। एंड देन क्वेश्चन नंबर 72, द हाइड्रोग्राफिक सर्वेज डील विद द मैपिंग ऑफ। हाइड्रोग्राफिक सर्वे किसके लिए मैं कंडक्ट करता हूं, कौन से प्रकार की बॉडीज के लिए या कौन से प्रकार के सर्वे के लिए। तो किस प्रकार के सर्वे के लिए मैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता हूं, क्लाइमेटिक सिस्टम, माउंटेनियस रीजन, हेवनली बॉडीज एंड लार्ज वाटर बॉडीज। तो हाइड्रोग्राफी सर्वेज आर कंडक्टेड फॉर द लार्ज वाटर बॉडीज, मीन्स जैसे आपको बड़े तालाब या फिर आपका ओशियन या सी का अगर आपको सर्वे करना है, उसका डेप्थ कितना है, उसका एरिया कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, तो उसके लिए मैं करूँगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। देन क्वेश्चन नंबर 73, a foundation is considered to be shallow if its depth is, फाउंडेशन इज कंसिडर्ड टू बी शेलो। तो आपको पता है डेप्थ के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के आपके फाउंडेशन होते हैं।
shallow foundation and deep foundation. Width of footing and डेप्थ ऑफ फुटिंग, विड्थ ऑफ फुटिंग एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग, अगर इनका रेशियो अगर आपका d लेस देन इक्वल टू b होता है तो आपका शेलो फुटिंग होता है, एंड d ग्रेटर देन b होता है तो आपका होता है डीप फाउंडेशन. तो यहां पर पूछा है a foundation is considered to be shallow if its depth is equal to or less than its width, equal to or less than its width. Then the foundation, question number 74, the foundation which supports a large number of footing of loads of a single unit and covers the whole loaded area is called. ऐसा फाउंडेशन जो आपके एक से ज़्यादा नंबर ऑफ फुटिंग एरिया को कवर कर रहा है तो उसको मैं क्या पढ़ता हूं, मीन्स नंबर ऑफ कॉलम अगर आपके यहां पर आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम, और उनके लिए आपने एक फुटिंग एरिया प्रोवाइड किया है. द फाउंडेशन विच सपोर्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ फुटिंग ऑफ लोड्स ऑफ अ सिंगल यूनिट एंड कवर्स द होल लोडेड एरिया, मीन्स पूरे प्लाट का एरिया अगर उस एक फुटिंग पर आ रहा हो तो उसको आप क्या पढ़ते हैं, उसको मैं पढ़ता हूं एज अ राफ्ट फाउंडेशन, उसको मैं पढ़ता हूं राफ्ट फाउंडेशन. तो ये आंसर हुआ मेरा राफ्ट फुटिंग और राफ्ट फाउंडेशन. And then question number 75, the swelling nature of black cotton soil is primarily due to the presence of. तो डायरेक्टली आपका बेसिक क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा गया है आपसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल में स्वेलिंग नेचर किसके कारण आता है, तो किसके कारण आता है, आपके मोंट मोरिलो लाइट के लिए. एंड थैंक यू. इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. थैंक्स टू ऑल.